नेहरू का जो एक बुनियादी किरदार था भारतीय इतिहास में, उससे बचा नहीं जा सकता। तो वो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की जो चीन के प्रति नीति थी, उसको मुख्य रूप से पंडित नेहरू ने बनाया था और चलाया था। वो विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। तो जिस मैकमोहन लाइन को हम बॉर्डर मानते हैं, स्वीकारा तो उनने भी नहीं था उसको। चीन में उनकी बहुत रुचि थी, बहुत दिलचस्पी थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले से भी। सब लोगों को लगता था, उनको भी लगता था, और एक ये भारतीय विदेश नीति की एक मुख्य धारा थी कि हमें एशिया की अगुवाई करनी है, हम एशिया के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अमेरिका और ब्रिटेन का और वेस्ट का गुलाम है, और नेहरू जी भी एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के कहे में उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी स्थिति बन गई कि भारत ही चीन का प्रवक्ता बनकर विश्व के सामने आया। तवांग में तो नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका रही है। नेहरू और इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण परिवारों से आते थे। दोनों ने ही कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, जिनने बहुत अहम भूमिका निभाई वहाँ उसको बनाने में। उसको इस्लाम से ही बाहर निकाल दिया गया है। जिन्ना एक कांग्रेस के उभरते हुए सितारे थे। ये माना जाता था कि यही कांग्रेस का भविष्य है। तभी ये बनी हुई है कि जिन्ना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, बड़े वकालत में और संवैधानिक तरीक़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और इमोशनल नहीं थे, भावुक नहीं होते थे। एक शख्स जो अपनी मृत्यु के करीब 58 साल बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, जिस पर बिना आरोप लगाए न सत्ता पक्ष का काम चलता है और न ही जिसका सहारा लिए विपक्ष एक कदम आगे बढ़ पाता है, जिसके नाम का जिक्र होते ही आम लोग भी बहुत अच्छे और बहुत खराब की श्रेणी में बढ़ जाते हैं, जिस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, और इसके बावजूद अब भी गुंजाइश है कि उस पर और भी सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं। वो शख्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन पर फिर से एक नई किताब आई है। इस किताब को लिखा है त्रिपुरदमन सिंह और अदील हुसैन ने, जिसे प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस ने। किताब का नाम है नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। और इसी किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद इस किताब के लेखक त्रिपुरदमन सिंह, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है, नेहरू पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, सैकड़ों और लिखी जा रही हैं। आपने भी ये किताब लिखी, इससे पहले भी ये किताब लिखी है जो पहले संविधान संशोधन को लेकर के है। क्यों ज़रूरत है नेहरू पे इतनी ज़्यादा किताबें लिखने की? क्यों ज़रूरत है नेहरू की? क्यों प्रासंगिक है नेहरू कि सत्ता पक्ष जब भी अपनी बात रखना चाहता है तो नेहरू की आलोचना करके, विपक्ष को जब भी अपनी कोई बात कहनी होती है तो नेहरू का सहारा। इतने दिन बाद 1964 में मृत्यु होती है, हम 2022 में आज ये बात कर रहे हैं, फिर भी नेहरू प्रासंगिक बने हुए हैं। क्यों? नहीं, नेहरू का जो एक बुनियादी किरदार था भारतीय इतिहास में, उससे बचा नहीं जा सकता। तो वो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो एक इम्प्रिंट उनका इतना गहरा भारत के इतिहास पर और आधुनिक भारत के एक तरह से राजनीतिक संवैधानिक ढांचे पर ऐसा पड़ा है कि उससे अभी तक हम मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हम उससे बचा नहीं जा सकता। तो ये इतनी गहरी छाप जब वो छोड़ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये किसी न किसी तरह विवाद का विषय बना रहेगा। तो किसी को उसमें अच्छाई नज़र आती है, किसी को उसमें बुराई नज़र आती है, तो हम उसकी समीक्षा तो निरंतर करते ही रहते हैं। तो ये एक ऐसी गहरी छाप है कि उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते। और वो एक एक तरह से सेंट्रल पॉइंट थे, एक केंद्र, थर्ड वर्ल्ड के भी सेंटर पॉइंट वही हो गए थे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से ग्लोबल स्टेट्समैन का उनका स्टैचर था। तो उनकी जो लेगेसी है उस पर कहीं ना कहीं बहस बनी रहती है, उसकी समीक्षा निरंतर जारी रहती है। तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, ये है कि वो भारतीय इतिहास पर बहुत बड़ी एक छाप छोड़ के गए हैं। और कहीं ना कहीं, चाहे हम संविधान को देखें, चाहे हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें, चाहे हम आजकल चीन का मुद्दा बड़ा आज दोबारा उठकर सामने ज्वलंत मुद्दा एक है, तो चाहे बाकी जो इस किताब में संवाद हैं, चाहे धर्म को लेकर या मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज सब जीवित हैं। और कहीं ना कहीं इनकी कड़ी वापस इतिहास में जाके नेहरू से मिलती है।
तो इसीलिए नेहरू रेलेवेंट भी हैं और उनकी समीक्षा भी समय समय पर होती रहती है और आगे भी मुझे लगता है ये जारी रहेगा। ये जो आपकी किताब है जिसको आपने अदील हुसैन के साथ मिलकर लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट हुई है भारत को परिभाषित करने वाले संवाद, और अंग्रेजी में है द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें मुझे लगता है कि 4 चैप्टर, 4 चीज़ों का प्रमुखता से जिक्र है। एक तो इनका जो अल्लामा इकबाल के साथ पत्र व्यवहार है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने मशहूर शायर जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ अल्लामा इकबाल पर भी। जो इसकी हम एक एक करके इस पे बात करेंगे। तो अल्लामा इकबाल के साथ एक इनका संवाद है, जिन्ना के साथ इनका बहुत लंबा संवाद है, पत्र व्यवहार है, जो कि बहुत दुर्लभ है। जिस तरीके के पत्र लिखे गए हैं दोनों के बीच में, जिस तरीके का संवाद हुआ है, प्रिय जिन्ना प्रिय नेहरू, इस तरीके की भाषा है उसकी। तीसरा जो है सरदार पटेल के साथ इनका संवाद है जी। और चौथा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनकी पूरी बातचीत है। ये इस किताब का मूल सार है। चूँकि नेहरू की लाइफ इतनी बड़ी रही है कि उस पर अलग अलग चैप्टर पे ही अलग अलग हिसाब से बात हो सकती है। और सबसे पहले बात करते हैं सरदार पटेल वाली। चूँकि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तवांग वाला मुद्दा हमारे सामने आ गया है, संसद में इस बात की बहस हो रही है, राजनाथ सिंह सफाई दे रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खास तौर से वो नेहरू की गलती याद दिला रहे हैं कि नेहरू ने की वजह से अक्साई चीन हमारा चला गया और सारी चीज़ें। और नेहरू के बहाने याद आते हैं हमें सरदार पटेल कि नेहरू और पटेल के बीच के जो मतभेद थे, जो इस किताब में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, उसके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं चीन था। कैसे था वो? क्योंकि मैंने पढ़ी है, दर्शक पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जरा इसको एलोबोरेट करने की कोशिश करिए कि नेहरू और पटेल के बीच जो रिश्ते खराब हुए थे 50 के दशक में, उसके बीच में चीन क्यों था और आज भी वही हाल हो रहा है। नहीं, ये संवाद अगर आप देखें तो ये बहस जो थी ये 1950 के लगभग कहीं शुरुआत में फरवरी या मार्च से शुरू हो गई थी, और ये भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति को लेकर थी। तो पहले तो प्रश्न ये आया था कि बंगाल में जो हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा है, उस पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, और इसके साथ ये शुरुआत हुई। तो दोनों में थोड़ी बहुत खींचतान हुई, और फिर ये बात बनी कि नहीं, हमें फिर बाद में अच्छा नहीं आप आ जाइए, हम बात करके इसको सुलझा लेते हैं। तो ये खींचतान थोड़ी बहुत विदेश नीति और सुरक्षा नीति को लेकर बनी हुई थी दोनों के बीच में। बाद में जब चीन का मुद्दा ये आया कि चीन ने लगभग अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब भारत की जो चीन के प्रति नीति थी उसको मुख्य रूप से पंडित नेहरू ने बनाया था और चलाया था। वो विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और विदेश नीति का एक दायरा उनने अपने लिए बांध के रखा था जिसमें किसी और का हस्तक्षेप ना के बराबर ही लगभग था। तो सरदार पटेल ने भी इसको माना था, उनने उनको फ्री हैंड एक तरह से दिया था विदेश नीति में, लेकिन उनका कहना था कि अगर जहाँ तक अब उनको लगने लगा कि यहाँ कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा पटेल को अकेले नहीं लगता था, ऐसे कई मंत्री थे, राजगोपालचारी थे, अंबेडकर थे, कुछ हद तक श्याम प्रसाद मुखर्जी भी पहले थे इस्तीफ़ा देने से पहले, जो देश की विदेश नीति और सुरक्षा नीति की दिशा से खुश नहीं थे। तो जब तिब्बत पर कब्ज़ा हो गया चीन का, तो पटेल ने एक पत्र 7 नवंबर 1950 को नेहरू को लिखा, और ये बड़ा मशहूर पत्र है। जब भी इस तरह का कोई मुद्दा सामने आता है तो हर अखबार में, हर टीवी चैनल में इस पत्र का जिक्र होता है कि उन्होंने लिखा कि भारत की जो डिप्लोमेसी पर उन्होंने निशाना साधा, किस तरह से भारत एक तरह से अपने आप को चीन का प्रवक्ता बना चुका था, इस पर निशाना साधा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए, उन्होंने बिंदुवार लिखा कि बॉर्डर मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा, ये कई तरह के ऐसे बिंदु थे। फिर उन्होंने नीचे आकर ये प्रश्न किया कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमें अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ हमें पूरी विदेश नीति की जो बुनियाद है उस पर प्रश्न चिन्ह का आके खड़ा हो जाता है। तो इशारे में ही वो ये कह रहे थे कि जो
जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नेहरू जी ने रेखांकित करी थी और जिस पर भारत की विदेश नीति आधारित थी, कहीं ना कहीं वो भारत की सुरक्षा नीति के आड़े आ रहा था। क्योंकि अगर भारत चीन से मुकाबला करना चाहता था, रोकना चाहता था, तो वो उस समय जो कैपेबिलिटी थी, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी माने, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी माने, वो भारत के पास इतनी नहीं थी जिस तरह का रोल वो विश्व के स्तर पर अदा करना चाहता था। जंग के हालात में तो नहीं जी, था बिल्कुल। और जंग के हालात में भी नहीं था। तो अब इस पर प्रश्न चिन्ह एक आके खड़ा हो जाता है, और जो उस समय के अमेरिकी राजदूत थे लॉय हेंडरसन और कई और जो लोग थे, उनका ये मानना था कि ये अब 7 नवंबर का जो पत्र था, ये दरअसल एक तरह की तैयारी थी कि आगे 21 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही थी और उस पर इसी प्रश्न को लेकर पटेल और नेहरू का आमना सामना होना था। तो कई लोग मानते हैं, और जो अमेरिकन एम्बेसी के दस्तावेज हैं, उनकी रिपोर्ट हैं, और जिसका इसमें हवाला भी दिया गया है, तो उनकी राय यही थी कि उनको लग रहा था कि इस इशू पर सरदार पटेल थोड़ा बढ़ चढ़ कर आगे बोलेंगे, फोर्स करेंगे इशू को, और कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में एक यू टर्न आने वाला है। और फिर पटेल की तबीयत ख़राब हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। वो मीटिंग तो हुई, लेकिन पटेल उसमें गैर मौजूदगी में हुई। उसके बाद और उससे हाँ नहीं, तो नेहरू ने वो नोट तैयार किया था पटेल के बिंदुवार पत्र का जवाब देते हुए अपनी बात कैबिनेट में पेश करने के लिए। वो नोट तैयार किया गया था क्योंकि उनको मालूम था कि ये बहस जो होनी है बड़ी तीखी होनी है, और कई लोगों को ऐसा मानना था कि जो कैबिनेट भी है वो आधे आधे में बट जाएगा। तो कुछ मौलाना आज़ाद और गोपाल स्वामी आयंगर और कुछ लोग ऐसे लोग नेहरू के समर्थन में थे, और राजगोपालचारी और 2-3 और लोग, श्याम प्रसाद मुखर्जी तो खैर तब तक इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन अंबेडकर और कुछ लोग, अंबेडकर का भी खैर सितंबर में इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन सितंबर में नहीं, माफ़ कीजिएगा, सितंबर 1951 में उनका हुआ था। अंबेडकर और मुखर्जी और ये आपके राजगोपालचारी और कुछ लोग, तो बहुत लोगों का मानना था, और ख़ास करके जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी उसमें ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ स्प्लिट होंगे और एक यू टर्न होने जा रहा है। लेकिन यू टर्न नहीं हुआ, और जो नेहरू जी की नीति थी, जो कि एक तरह से प्रो चाइना थी, उसके कई वजह थे, वो जीत गई एक तरह से। गलती कहाँ हुई? क्योंकि 1949 में, जैसे चूँकि आपने नेहरू के बारे में बहुत विशद अध्ययन है आपका, 1949 तक तो हमें चाइना से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि चाइना अपने आप में गृह युद्ध में उलझा हुआ था जी। तो ये लग रहा था कि चाइना की तरफ से हम सेफ हैं। हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन कह लीजिए या नया नया पड़ोसी देश बना हुआ कह लीजिए, पाकिस्तान था। ये गलती हुई कहाँ से, जिसके बार बार दुहाई आज दी जाती है नेहरू को लेकर के? नहीं, ये गलती तो इस तरह से, अब गलती क्या हुई, ये तो एक सोचने की बात है कि हमें चाइना से, कभी हम कहते हैं 1949 तक खतरा नहीं था, लेकिन जो पिछली सरकार भी चाइना की थी, तो जिस मैकमोहन लाइन को हम बॉर्डर मानते हैं, स्वीकारा तो उनने भी नहीं था उसको। तो चीन का तो ये मानना है, चाहे वो पुरानी सत्ता हो या माओवादी 1949 के बाद जो कम्युनिस्ट चाइना पीपल्स रिपब्लिक बना वो हो, दोनों ने ही उस लाइन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो जब आपने लाइन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो आप ये नहीं मानते कि ये बॉर्डर है, और चीन की तरफ से आज भी नहीं माना जाता कि ये बॉर्डर है। तो वो तो अपनी क्लेम्स एडवांस करते हैं अरुणाचल पर भी और लद्दाख पर भी। तो अब जब चीन के साथ स्वतंत्र भारत के संबंध बनाने की बात आई, तो नेहरू जी का पहले से ही एक तरह से झुकाव चीन के प्रति था, और ये सत्ता में आने से चीन वाला झुकाव था या वो साम्यवाद वाला झुकाव था उनका? दोनों ही थे, साम्यवाद की तरफ भी था, सोशलिज्म की तरफ भी था, और चीन के प्रति भी था। तो चीन में उनकी बहुत रुचि थी, बहुत दिलचस्पी थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले से भी, और एक तरह से विश्व के स्तर पर एक उनका इंटरनेशनल स्टेट्समैन के तौर पर उनकी जो पहचान बनी थी, तो उसमें भी कई चीज़ें शामिल थीं। वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो एक सोशलिस्ट थे, समाजवाद में विश्वास करते थे, वो एक तरह से
भारत पहला देश था एशिया में जो इस स्टैचर पर पहुंचा। तो उनको सब लोगों को लगता था, उनको भी लगता था, और एक ये भारतीय विदेश नीति की एक मुख्य धारा थी कि हमें एशिया की अगुवाई करनी है, हम एशिया के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और इसमें नेहरू जी का बड़ा पर्सनल एक निजी रुचि भी थी, निजी इंटरेस्ट भी था कि वो एक तरह से एक एशिया के नायक के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए, और उन्हें बनाई भी। लेकिन उसके जो कारण थे, तो अब जब उनने कहा कि हम उनकी इस रेप्यूटेशन के पीछे एक डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का, सोशलिज्म का, इन सब का कहीं ना कहीं रोल था। तो जब चीन की तरफ से और सोवियत यूनियन की तरफ से ये कहा जाता था कि तो वो उनकी बड़ी तीखी आलोचना करते थे नेहरू जी की। वो कहते थे कि वो उनको रनिंग डॉग ऑफ इम्पीरियलिज्म कह के उनको बुलाते थे। तो उनका कहना था कि भारत को जो आज़ादी मिली है ये झूठी है, भारत आज भी अमेरिका और ब्रिटेन का और वेस्ट का गुलाम है, और नेहरू जी भी एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के कहे में उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो ये जो उनकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन बनी थी उसको काटने का एक तरीका था। तो उसको रोकने के लिए जितना वो ये कहते थे उतना भारत सरकार अपने आप को बैक फुट पे जाकर ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि नहीं, हम अमेरिका के और ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, चीन के साथ वो चीन का समर्थन उतना ही ज़्यादा करती थी। तो एक तरह से फिर भारत ही चीन का सबसे प्रमुख प्रवक्ता बन गया कि इनको यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिले। तो जब इसमें जिक्र भी है, एक बार इनने ट्रूमन सरकार ने ये उनकी तरफ से एक प्रस्ताव भी आया था, कोई अब कितना सीरियस प्रस्ताव था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन निजी रूप से ये प्रस्ताव एक आया था कि उन्होंने कहा कि हम ये प्रयास करेंगे कि नेशनलिस्ट चाइना फॉर्मोसा को वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता दी जाए। अब तो उस प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया गया भारत की तरफ से। तो क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा विश्व के सामने कि जो ब्रिटेन की तरफ ही हैं, जो आरोप हमारे ऊपर कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत यूनियन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी थीं जो कि साथ साथ मिलती चली गईं, और अगर जो किरदार, जो रोल भारत अदा कर रहा था विश्व के स्तर पर, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की प्रेस्टीज से, उनके रेप्यूटेशन से, उनके स्टैचर से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ना तो मिलिट्री माइट जैसा मैंने कहा इतना था, ना इकोनॉमिक पोजीशन इतनी थी, लेकिन फिर भी भारत कोरिया में मीडिएशन कर रहा था, और कई ऐसी चीज़ें हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट की तैयारी हो रही, बनाने की तैयारी हो रही, तो कई ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति का भी अगर हम चाहते थे कि हम इस रोल को अदा करें, हम विश्व के स्तर पर एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को पेश करें, तो वो तभी संभव था जब हम नेहरू जी की रेपुटेशन को, स्टैचर को बचा के रखते हैं। तो उसी के सहारे ये सब हो रहा था। तो एक तरह से मजबूरी बन गई भारतीय विदेश नीति की कि हम नेहरू जी के रेपुटेशन को, ये जो रेपुटेशन बनाए सोशलिस्ट, प्रो चाइना, एशियनिज्म, एंटी इम्पीरियलिस्ट, तो इसको बचा के रखा जाए। और इसकी रक्षा तभी हो सकती, और जब इस पर प्रहार हो रहा था कि ये कह के कि नहीं, आप तो गुलाम हैं वेस्ट के, तो इस तरह की सिचुएशन बनी। तो अब जैसा भी निर्णय उस समय लिया गया, वो यही लिया गया कि हमें इनको ये साबित करके देना है कि हम उनकी तरफ नहीं हैं, और बिना उनकी मदद के आप उनसे चीन को तिब्बत में रोकने की पोजीशन में थे नहीं। तो इस तरह से ऐसी स्थिति बन गई कि भारत ही चीन का प्रवक्ता बनकर विश्व के सामने आया जी। और आज की तारीख है कि चाइना ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तवांग वाला ये मसला क्या है? तवांग क्या, जो अरुणाचल प्रदेश पे जो हमेशा चीन कब्जे की बात करते रहता है, चीन कहता है कि ये हमारा है, लेकिन तवांग हमारा हिस्सा है, अरुणाचल हमारा हिस्सा है। इसमें नेहरू की कितनी बड़ी भूमिका रही है तवांग को अपने पास लाने में? नहीं, इसमें नेहरू की काफ़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब नेहरू ने ही भारतीय फ़ौज को वहाँ तैनात किया था, और उसी रास्ते से दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे,
तो इसको तवांग में तो नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका रही है कि उनने कुछ होने से पहले ही भारतीय फ़ौज को वहाँ जाकर कब्ज़ा लेने का ऑर्डर दिया था। क्योंकि एक बार ऐसा तवांग में पहले भी हो चुका है, 1953 या 55 के आसपास, उस समय भी हुआ था जी, जिसको वाजपेयी ने फिर संसद में उठाया भी था जी। ये नेहरू की पटेल के साथ जो बातचीत थी उसमें इसमें विस्तार से जब आप किताब, मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि जब आप इस किताब को विस्तार से पढ़ेंगे, जब जो पत्राचार है नेहरू और पटेल के बीच, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच हुआ क्या था, दोनों के बीच की बातचीत क्या थी, कैसे विदेश नीति तय होती थी। हम बातचीत सिर्फ इस लिहाज से कर रहे हैं ताकि दर्शकों को ये पता चल जाए कि इस किताब में अंदर है क्या और क्यों हमें ये किताब पढ़नी ज़रूरी है। दूसरा, हम सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं, अल्लामा इकबाल वाले पे, जिसमें अल्लामा इकबाल और नेहरू के बीच इस्लाम को लेकर के एक लंबी चर्चा हुई है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वहाँ तो नहीं पढ़ा। JNU का जो IIMC है वहाँ से पत्रकारिता की, वहाँ भी नहीं पढ़ा। हाई स्कूल इंटर में भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा कि नेहरू के जो दादा थे वो मुसलमान थे, और यहाँ पे अल्लामा इकबाल कह रहे हों कि नेहरू में इस्लाम को लेकर समझ ही नहीं है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि अगर नेहरू के दादा इस्लाम थे, जिनके बाद गयासुद्दीन गाजी टाइप का नाम आता है व्हाट्सएप पे, और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इनको तो इस्लाम की समझ ही नहीं है, इस्लाम को लेकर इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है तो अब मुझे नहीं लगता कि उनके दादा कोई मुसलमान नहीं थे। और लेकिन ये है कि दोनों नेहरू और इकबाल के जो परिवार था वो मूल रूप से कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो दोनों नेहरू और इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण परिवारों से आते थे। दोनों ने ही कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी और दोनों वकील थे। तो कहीं ना कहीं दोनों में परस्पर आप अगर देखें तो एक तरह की रिस्पेक्ट था एक दूसरे के प्रति, निश्चित तौर पे। अब ये ऐसे मुद्दे को लेकर इनमें बहस हुई जिस मुद्दे का अगर कोई थोड़ा एक कदम पीछे हटकर देखे तो उसका किसी और से ये एक इस्लाम का काफ़ी अंदरूनी मामला था। वो इस पर बहस हुई कि इकबाल चाहते थे जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, उनको अंग्रेज़ी सरकार गैर मुस्लिम घोषित करे। और उनने एक बड़ा ही प्रमुख लेख लिखा जो कि यहाँ मॉडर्न रिव्यू में छपा, और उस लेख को नेहरू ने जेल में पढ़ा। नेहरू उस समय शायद अल्मोड़ा जेल में बंद थे, और वहाँ पर उनने इसको पढ़ा और उनकी सोच में ये आया कि जो इकबाल मांग रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जिसके आगे बड़े ही खतरे हैं और ऐसा परिणाम आ सकता है जिसके बारे में इकबाल ने सोचा नहीं। वो ये है कि अगर क्योंकि भारत के जो राष्ट्रवादी ताकतें थी उनने बड़ी मेहनत करके ये एक दायरा अपने लिए स्थापित करा था जहाँ पर अंग्रेज़ी शासन का कहीं हस्तक्षेप नहीं था। और 1857 के बाद अंग्रेज़ी शासन ने भी थोड़े हाथ खींच लिए थे कि अगर हम धर्म में, मज़हब में ज़्यादा ही, सोशल मैटर्स में ज़्यादा ही हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन जो होगा वो बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो अब जब ये एक दायरा बनाया गया था उसमें इकबाल दोबारा जब अंग्रेज़ी शासन को आमंत्रित कर रहे थे कि आप आइए, आप हस्तक्षेप करिए, आप तय करिए और कानूनी तौर पे आप ये तय करिए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। तो ये खतरा ये था कि अगर वो करेंगे तो आज ये भी तय, अगर सरकार तय करेगी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन हिंदू नहीं है कौन मुसलमान नहीं है, तो क्योंकि कादियानी तो कहते थे हम मुसलमान हैं, अब अगर सरकार ये कहने लगे कि नहीं आप कहते हो आप मुसलमान हो लेकिन आप मुसलमान नहीं, तो फिर तो वो हिंदुओं में भी ये करेगी और दूसरे धर्मों में भी ये करेगी। तो धीरे धीरे होने लगा, फिर हो सकता है कि किसी दिन आप दलित को कह दें कि आप तुम हिंदू नहीं हो। हाँ, तो और दूसरा प्रश्न ये आएगा कि अगर सरकार ये तय करेगी तो किस बुनियाद पर तय करेगी, और तय करेगी तो जाहिर सी एक बात है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है, जो कट्टरपंथियों का इंटरप्रिटेशन है, वो थोड़ा ज़्यादा महत्व रखेगा और फिर उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। उनका समाज में उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, उनको एक कानूनी संवैधानिक पोजीशन मिल जाएगी
और इसमें एक तरह का एक नया हथियार हम अंग्रेजी शासन को अपने ही हाथों भेंट कर दें। मतलब इसमें ये भी है, मैं वही जो आप कह रहे हैं बात, नेहरू का जो जिक्र कर रहे हैं, नेहरू ने अल्लामा इकबाल को जो लिखा है, उन्होंने ये 32-33 में लिखा है, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान में और कई जगहों पे अहमदियों को मुस्लिम नहीं माना जाता है, और वही उन्होंने आज से 100 साल पहले ये सोच लिया था कि वो कह रहा है। जी, ये सोचा था उनने कि ये परिणाम आएगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये भी देखने की बात है कि जिस पाकिस्तान को बनाने में अहमदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले जो उनके थे मिर्ज़ा गुलाम जो थे, वो उनकी बड़ी तीखी बहस हुई, और फिर ये स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर वगैरह, और पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जो थे चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान, तो वो भी अहमदी थे। और जो ये तो ये एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है अगर हम देखें कि जिनने बहुत अहम भूमिका निभाई वहाँ उसको बनाने में, उसको इस्लाम से ही बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि उनको मेरे ख्याल से जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें वोट करने का भी अधिकार नहीं रहा। और जो नेहरू जी ने कहा वो वहाँ पर आज की तारीख में सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी है कि जो नेहरू जी ने 32-33 में कहा, उनकी सोच में भी कितना बदलाव आया कि जब भारत के संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जिस खतरे से वो चेता रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो खतरा भी अभी भी मंडरा रहा है, धर्म वाला। जी, धर्म का। और इसी धर्म को लेकर के फिर इनकी अगली बहस होती है जिन्ना से। जी, क्या है वो नेहरू और जिन्ना के बीच? चूंकि अब देखिए ना कि नेहरू जिन्ना अपने देश के हीरो, पाकिस्तान के, नेहरू हमारे देश के हीरो, और दोनों के बीच की जो बातचीत है, उतनी बातचीत और उतना प्रेम भरा व्यवहार जो है, वो तो हम एक दोस्त से भी नहीं करते हैं, जबकि वो तो दोनों एक दूसरे बिल्कुल अलग विचारधारा पे खड़े थे, एक विचारधारा पे खड़े थे। दूसरी बात ये थी कि दोनों में परस्पर एक बड़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, तो लेकिन बड़े अदब से, बड़े कायदे से पेश आते थे, ये आप देखेंगे। तो बात ये थी कि अगर हम फिर इससे लगभग 10 साल पहले जाते हैं, 15 साल पहले पर दृष्टि थोड़ी डालते हैं, तो तब जिन्ना को सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करार दिया गया था। जिन्ना एक कांग्रेस के उभरते हुए सितारे थे। ये माना जाता था कि यही कांग्रेस का भविष्य है, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में से एक होंगे। और फिर गांधी के आने के बाद और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद तो जिन्ना बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं, कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं, कई साल इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वापस आके मुस्लिम लीग की नींव रखते हैं और उसकी अध्यक्षता लेते हैं। तो जिन्ना को ये लगता था पहले तो कि ये नेहरू जो है, ये क्योंकि जिन्ना नेहरू के पिता के समकालीन थे, उनकी और उनके पिता के बीच में भी जो दरार पड़ी थी वो नेहरू रिपोर्ट को लेकर पड़ी थी। जिन्ना उनसे बहुत खफा थे। जिन्ना ने वकालत में बड़ी ख्याति कमाई थी, बहुत धन कमाया था, बहुत नाम कमाया था। तो उनको ये लगता था कि ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये उनका इतना कद नहीं है कि वो उनसे बात करें। तो उनको ये लगा था कि मेरे कद के तो या तो गांधी हैं या नेहरू के बाप स्वयं हैं, मोतीलाल नेहरू जो इनके पिता थे। तो वो एक तरह से उनकी राय बनी हुई थी। तो अगर आप बड़े अदब से नेहरू उनको लिखते हैं, और नेहरू भी उनको बड़े एक तरह से जो ह्यूमिलिटी होती है उस तरफ से लिखते हैं कि आप अपना पॉइंट मुझे समझाइए, आप अपने तथ्य मुझे समझाइए, हम लोग कोई रास्ता ढूंढते हैं आगे। अगर कोई रास्ता हम लोग मिलकर ढूंढ सकते हैं तो हम उसको तलाशते हैं। और जिन्ना का अगर आप जवाब देखेंगे तो वो लिखते तो हैं मेरे प्रिय नेहरू, और तो लेकिन वो ऐसे ही लिखते हैं कि अच्छा आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, ये तो बड़ा छोटा सा प्रश्न है, आप अखबार में पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखा है, मैं कटिंग भेज देता हूँ आपको। तो एक उसमें कटिंग भेजते भी हैं शायद। तो एक
पर्सनली थोड़ा उन दोनों में ये मेरे सोच में थोड़ा पर्सनली कहीं ना कहीं ख़ास करके जिन्ना को ये लगता था कि ये कौन है जो मुझे लिख रहा है। लेकिन ये भी एक देखने की बात है कि जो जिन्ना की छवि बनी हुई है, छवि ये बनी हुई है कि जिन्ना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, बड़े वकालत में और संवैधानिक तरीक़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे और इमोशनल नहीं थे, भावुक नहीं होते थे। और ये माना जाता है कि नेहरू जी जो थे वो भावुक ज़्यादा थे और इस तरह के बड़े ही टेक्निकल और लीगल पॉइंटों में विश्वास नहीं करते। लेकिन इन पत्रों को अगर देखा जाए तो स्थिति कुछ अलग नज़र आती है। उसमें यह है कि नेहरू उनको बड़े एक वकील की तरह दलील दे के पूछें, अच्छा आपने पिछले पत्र में 4 नंबर पॉइंट पे ये लिखा था, 5 नंबर पे ये लिखा था, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए, इसमें और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप कैसे हल करेंगे। तो इस तरह की बात वो कर रहे थे। और जिन्ना के अगर आप जवाबों को देखें तो वो तो जैसा मैंने कहा काफ़ी मतलब एक एरोगेंस था कि मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, मैं आपका इतना कद नहीं है, आप कैसे मुझे ऐसे लिख रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो अखबार पढ़ लीजिए, मैं कटिंग भेज देता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल रिएक्शन जो इमोशनल छवि नेहरू की बनी हुई है वो हम जिन्ना पर कहीं ना कहीं फिट देखते हैं। और जो जिस तरह की जिन्ना की एक छवि बनी हुई है वो हम कहीं ना कहीं इन पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि वो कहीं नेहरू पर भी थोड़ी फिट बैठती है। तो दोनों में ये था। और वो समय भी ऐसा था कि मुस्लिम लीग को ज़्यादा सफलता राजनीतिक अखाड़े में मिली नहीं थी। उनको हालांकि बंगाल में तो सरकार बना ही ली थी। बंगाल में सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन वो भी साझा सरकार बनी थी। हाँ। अकेले नहीं बना पाए थे। यूपी में हार गए थे। यूपी में जब उनको कोalition गवर्नमेंट का प्रपोज़ल आया तो उसे नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए कांग्रेस में। और उसी समय मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम भी, मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम भी कांग्रेस ने चलाया, ताकि उनको लगा ये अच्छा मौका है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग का वोट बेस है उसको तोड़ा जाए, अपनी तरफ शिफ्ट करा जाए। तो ये ऐसा समय भी था जब एक तरह से मुस्लिम लीग पर अस्तित्व का ही खतरा मंडरा रहा था। और तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिन्ना का जो रिएक्शन है वो इन चीज़ों की वजह से भी है। नेहरू की लोकप्रियता, नेहरू के इस कोalition गवर्नमेंट को प्रपोज़ल को खारिज कर देना, और मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम जो मुस्लिम लीग को ऐसा लगा ये तो अब इनका लक्ष्य तो हमें बिल्कुल समाप्त कर देना है। तो ये कई चीज़ें ऐसी थीं जो कहीं ना कहीं जिन्ना की सोच को प्रभावित कर रही थी। अच्छा, इस किताब के अगर आखिरी की तरफ बढ़ें, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनकी बहस को लेकर के है, भारत के पहले संविधान संशोधन को लेकर के है, और आज की तारीख में हम लोग जब भी राजद्रोह कानून की बात आती है तो बार बार होता है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून और वो क्यों लागू कर रहे हैं। बीजेपी रहती थी तो कांग्रेस के लिए कहती थी, कांग्रेस है विपक्ष में है तो वो बीजेपी के लिए कह रही है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून। अंग्रेज़ों का कानून तो था, लेकिन बदलाव तो यहीं से शुरू हुआ ना, नेहरू ने किया ना इस बदलाव को। तो क्या है वो भारत का पहला संविधान संशोधन जिसने राजद्रोह कानून को फिर से भारत में वैधता दे दी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं शायद। जी, बहुत कम लोग जानते हैं, और उस पर ज़्यादा इतिहासकारों ने भी इतना बात भी नहीं की, बिल्कुल नहीं बात। मुझे भी इस किताब से पहले नहीं पता था, जो आपने पहली किताब लिखी इससे पहले, भारत नेहरू मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन, वो 16 दिन नाम से किताब है, उस पर भी अलग से तफसील से बात की जा सकती है, उसको भी पढ़िएगा। तो वैसे तो 3 मुख्य बिंदु थे संशोधन में, तो मैं राजद्रोह को ही पहले लेता हूँ। तो एक 1950 में संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में, और उसके लगभग हफ्ते भर के बाद ही न्यायपालिका द्वारा सरकार को काफ़ी घेरा गया। कई सारे प्रश्न करे गए, कई सारे सवाल उठाए गए, बहुत कई ऐसे केस आए जिसमें सरकार को बड़ा झटका लगा।
तो इनमें 3 बड़े प्रमुख केस थे। पहला ये था कि एक बड़े ही लेफ़्ट लीनिंग जो पत्रिका थी, रोमेश थापर द्वारा प्रकाशित क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड्स में एक तरह से उसे अनऑफिशियल, क्योंकि उस समय जो सीपीआई थी वो विद्रोह के उनने आर्म्ड रिबेलियन, एक तरह से विद्रोह शुरू किया था तेलंगाना में और उन जगहों पर। तो इसको एक अनऑफिशियल तरीके से उनसे संबंधित एक मैगज़ीन माना जाता था। तो इसमें बड़ी तीखी आलोचना होती थी नेहरू सरकार की। ख़ास करके एक बार सलेम जेल में एक घटना हुई जहाँ की कुछ लगभग 200-250 ये बंदी थे कम्युनिस्ट, और कुछ वहाँ लड़ाई दंगा हुआ तो पुलिस ने उन सबको एक हॉल में बंद करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायरिंग करी, जिसमें लगभग कुछ 20-22 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसके ऊपर बहुत ही तीखी आलोचना क्रॉस रोड्स में नेहरू सरकार की हुई, और ख़ास करके स्वयं जवाहरलाल नेहरू की। तो उसको लेकर फिर मद्रास सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। और दूसरी तरफ बंगाल में बड़े ही जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा था। तो उसकी वजह से, और लियाकत अली ख़ान की जो सरकार थी वो या तो उसको रोकने में नाकाम थी या उसको रोकने में इच्छा नहीं थी उनकी। तो लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थी वहाँ से भारत आ रहे थे, बंगाल आ रहे थे, और उसकी वजह से कुछ जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कलकत्ता और अन्य ज़िलों में भी हुई बंगाल में, और उसको लेकर नेहरू सरकार पर काफ़ी दबाव बन रहा था, कांग्रेस से भी, कांग्रेस के बाहर से भी, विपक्षी दलों से भी, और ख़ास करके जो उस समय के हिंदूवादी संगठन थे, हिंदू महासभा और आरएसएस तो आज खैर दोनों ही आज भी हैं, लेकिन तो उस समय उन पर बड़ी तीखी आलोचना हो रही थी। और सबका यही खास करके, और बंगाली जो प्रेस थी उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए। और कई लोगों का कांग्रेस में भी ऐसा मानना था कि भारत को कुछ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए इस पाकिस्तान में। और जवाहरलाल नेहरू ये नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि बातचीत से मामला हल हो सकता है। उनकी लियाकत अली ख़ान से बातचीत चल रही थी। ये राय बन रही थी कि एक अग्रीमेंट आया जाए, दोनों जगह पर माइनॉरिटी कमीशन स्थापित करी जाएं। तो उनका ये रास्ता था, और उनको ये बाद में हुआ भी, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, उसके चलते ही माइनॉरिटी कमीशन दोनों जगह बनाए गए। तो ये उनको ये लग रहा था कि ये जो आलोचना हो रही है ये एक तरह से उनके ऊपर पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करके उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है कि वो जब इतना दबाव बन जाए कि उनको मजबूर होकर या तो इस्तीफ़ा देना पड़े या कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पर लेना पड़े। तो इसको रोकने का उनको लगा, ये उनको एक तरह से हिंसा के लिए दबाव बनाने का प्रयास हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए आरएसएस की जो माउथपीस जो कहते हैं, ऑर्गेनाइज़र पर सेंसरशिप का ऑर्डर पास हुआ। अब दोनों क्रॉस रोड्स और ऑर्गेनाइज़र के केस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया कि ये गलत है। तो दोनों ऑर्डर खारिज कर दिए गए। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था वो ऑर्डर पास करने में, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और जो एक तरह से अब कानूनी हथियार हम मान सकते हैं सरकार के पास थे प्रेस को रोकने के लिए या अपनी आलोचना पर शिकंजा कसने के लिए, वो हथियार समाप्त हो गए, क्योंकि तब विज्ञापन वाला दौर नहीं था। विज्ञापन वाला दौर नहीं था। और दूसरा ये है कि अब और ये भी साफ हो गया कि आपने संविधान लिखा है, जिस संविधान बनाया है, अब उसका पालन भी आपको करना है। तो और उसी के कुछ महीनों बाद पंजाब में मास्टर तारा सिंह जो अकाली नेता थे वो गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। ये सेक्शन 124A के तहत।
तो ये तो संवैधानिक सभा जब बैठी थी तभी लगभग तय हो गया था कि राजद्रोह का जो कानून है इसको हमें रखना नहीं है, ये हमारे नए संवैधानिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं पाएगा। तो लेकिन फिर भी उन पे ये मुकदमा हुआ, सेक्शन बचा हुआ था, स्टैट्यूट बुक्स पे था। तो जब पंजाब हाई कोर्ट के सामने ये केस आया तो उनने बहुत तीखी आलोचना करी सरकार की और इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और ये भी बड़े कड़े शब्दों में कहा कि अब यह नहीं माना जा सकता, जिस तरह का बदलाव आ गया है संविधान लागू होने से, अब यह नहीं माना जा सकता कि सरकार की आलोचना करना गुनाह है या देशद्रोह का अपराध इसमें कुछ बनता है। तो ये जो प्रोविज़न था ये साफ हो गया कि अब इसकी कोई जगह नहीं बची। अब इन सब को जब बाकी और भी मुद्दे आए, जमींदारी उन्मूलन का मुद्दा आया और आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, लार्जर देन लाइफ बनाई हुई छवि थी, उस पर सवालिया निशान उठने लगे थे। उस पर सवालिया निशान उठने लगे थे, वो तो एक जगह है। दूसरी बात ये भी है कि जो नीतियाँ कांग्रेस ने बनाई थी और नेहरू का और कांग्रेस का भी ये आम सहमति थी कि कहीं ना कहीं देश में किसी तरह का समाजवाद लागू करना है। तो ज़मींदारी 30 के दशक से वो कह रहे थे हम ज़मींदारी उन्मूलन करेंगे और आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। और तो कहीं ना कहीं जब ये संविधान एक अड़चन के रूप में सामने आने लगा इन मुद्दों में, और साथ साथ ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा तो था ही, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो उनको लगा इसको अब सॉल्व करने का बड़ा आसान एक ही तरीका है कि संविधान में थोड़ा बदलाव करा जाए। लेकिन ये बदलाव जो हुआ ये थोड़ा नहीं था, ये एक बड़े ही व्यापक बदलाव संशोधन में हमको देखने को मिला, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, काफ़ी हद तक उसकी मतलब कटाई छटाई आप कह सकते हैं करी गई। तो जहाँ पे पहले जो प्रोविजंस था वो ये था कि आप इसको ओवररूल करने के लिए या तो पहले ये था अंडरमाइन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और टेंड टू ओवरथ्रो इट। तो जो एक तरह से जो मानक बनाए गए थे जिसको ध्यान में रखते हुए आप कानून बना सकते हैं इसको कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ये था। अब इसको बदल के इन दी इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कर दिया गया, पब्लिक ऑर्डर एक और जोड़ दिया गया। तो उसकी वजह से एक तो सरकार को मौका मिल गया कई नए कानून बनाने का, उसके बाद प्रेस कंट्रोल एक्ट बना और भी चीज़ें हुई, और जो 124 है राजद्रोह का जो कानून है वो दोबारा जीवित हो गया। हालांकि नेहरू जी कहते रहे कि ये इस कानून की हमें आवश्यकता नहीं है और इसकी जगह कुछ और कानून बनना चाहिए, लेकिन वो बातें फिर बातें ही रह गईं। तो आज भी वो कानून इस्तेमाल हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है, या कुछ कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है। अब विडंबना की बात यह है कि जब बहस हुई इस पर तो इसके प्रति सबसे पहले बोलने वाले और सबसे एक तरह से स्ट्रांगली खुल के बोलने वाले जो नेता थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। और मुखर्जी ने जो पहला भाषण दिया उसका इस किताब में जिक्र भी है। तो जब उनने अंत करा तो अंत में उनने यही प्रधानमंत्री नेहरू से बोला कि हो सकता है कि आप आजीवन शासन करें, आपके वंशज उसके बाद आजीवन शासन करें, लेकिन आप थोड़ा इस पर गौर करिए कि अगर कोई और सत्ता में आता है तो इसका क्या उपयोग हो सकता है, किस तरह के हथियार उनको बना कर दे रहे हैं। तो उस समय तो खैर किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कोई और शासन करेगा, नेहरू की जगह कोई और आएगा या कोई और कांग्रेस की जगह कोई और दल इस स्थिति में उभर कर आएगा। तो नेहरू का कहना यही था कि नहीं, आपको जो भी सत्ता में आएगा, जो भी संसद में आएगा, उन पर विश्वास करना चाहिए। और अगर मुझे ये उम्मीद है कि देश की जनता उन्हीं को चुनकर भेजेगी जो बड़े सभ्यशालीन भले व्यक्ति होंगे। तो ये मुखर्जी की चेतावनी थी। और
आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो तो आपके सामने है। सब कुछ सबके सामने है, बस कुछ चीज़ें हैं जो इतिहास में दफन हैं। तो मुझे लगता है कि इतिहास को पढ़ करके ही बेहतर तरीके से वर्तमान को भी समझा जा सकता है। तो आज का जो भारत है, आज का जो देश है, उसको जो परिभाषित करने वाले संवाद हैं, जो वाद विवाद हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा इस किताब में संकलित किया गया है, जिसका वो अंग्रेज़ी में है द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया और हिंदी में है भारत को परिभाषित करने वाले संवाद। एक लाइन में किताब का नाम अगर याद करना चाहें तो नेहरू। दोनों ही हार्पर कॉलिंस से ही आई हैं? नहीं, वो पेंगुइन से आई है। ये अच्छा, नहीं ये वाली, हाँ, ये दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी जो दोनों किताबें हैं। ये लाइन फिर से कर लीजिए। कौन सी? प्रकाशन। अच्छा, तो चाहे आप नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया पढ़ें या आप नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, दोनों ही हार्पर कॉलिंस से आई हैं। करीब करीब 300 पन्ने की किताब है ये, 200 पन्ने की। इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत के बनने के दौरान, भारत जिस लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा था आज़ादी के बाद, उस दौरान क्या क्या चुनौतियां थीं और कैसे उन चुनौतियों से नेहरू ने संवाद किया है अलग अलग अपने साथियों से और जो इनको न मानने वाले थे उनसे भी। तो उसका एक बड़ा हिस्सा इसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा त्रिपुरदमन सिंह की एक और किताब है जिसका हम लोग लास्ट में जिक्र भी कर रहे थे, वो 16 दिन। वो भारत का जो पहला संविधान संशोधन है जिसके बारे में ये कहा गया है कि उसी संविधान संशोधन ने भारत के पूरे संविधान को बदल के रख दिया। तो उस पर एक अलग से किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसको तो ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको समझ में ये आएगा कि पंडित नेहरू क्यों प्रासंगिक हैं, पंडित नेहरू की इस्लाम को लेकर के अवधारणा क्या थी, पंडित नेहरू की सरदार पटेल से बनती थी तो कितनी बनती थी और नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी। तो ये तमाम बातें आप किताब से पढ़िए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्यों सर, आपकी कोई? मेरी राय तो यही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह असली यूनिवर्सिटी में व्यक्ति जाए और मुझे उम्मीद है पाठकों को पाठक इसको पढ़ेंगे, उनको कुछ दिलचस्पी भी आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। और बाकी इस वीडियो को देख करके, इस किताब को पढ़ करके आपके जो भी सवाल होंगे नेहरू को लेकर के, पटेल को लेकर के, जिन्ना को लेकर के, आप हमसे पूछिएगा। हम त्रिपुरदमन सिंह के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, इनकी अगली किताब के साथ मुलाकात होगी, फिर बात होगी और तब आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।